नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सियासी बारूद के साए में महाराष्ट्र सुलग रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में शोर मचा हुआ है। कहीं पत्थर चल रहे हैं तो कहीं लाठियां, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कालिक पोती जा रही है, कहीं दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। ये सब हंगामा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान के बाद मचा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आई वो परेशान करने वाली हैं। राणे तो गिरफ्तार हो गए मगर बवाल थमा नहीं। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, मगर यहां थप्पड़ से डर लगता है। ये रिपोर्ट देखिए। देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? सांगा मला, किती चीड येणारी गोष्ट आहे। बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचारून बोल, त्याशी नाही काय। किती वर्ष आली देशाला संतुलन? हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। एक आहे देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? सांगा मला, किती चीड येणारी गोष्ट आहे। विज्ञान कहता है कि जुबान की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन 10 सेंटीमीटर की जुबान से निकली बात मोहल्ले में आग लगा सकती है, जिले को जला सकती है, सूबे को झटका सकती है और देश में कोहराम मचा सकती है। तो सब मचा है। पुलिस वालों की लाठियां चटक रही हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं, कुछ पत्थर बरसा रहे हैं, कुछ पत्थर खा रहे हैं, कुछ लठ बजा रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं। तो भयानक हंगामा बरपा है, कहीं और नहीं, मुंबई के सबसे पॉश जुहू में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के बाहर। सिर्फ तस्वीरें देखिए किस तरीके के हालात है। एक दूसरे से मारामारी हो रही है, पत्थरबाजी, और यहाँ एक और बार लाठीचार्ज। वहां पर देखिए और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, और तस्वीरें बहुत ही वायलेंट होता हुआ ये पूरा यहाँ पर जो दृश्य है बहुत ही जबरदस्त। एक दूसरे पर लाठियां फेंकी जा रही थी, एक दूसरे पर पत्थर फेंके जा रहे थे, पत्थर भी लाए गए थे, गाड़ियों में भर भर कर पत्थर लाए गए थे, जो बड़े बड़े रॉड्स है वो लेके आए थे। मुंबई पुलिस का यहाँ पर भारी बंदोबस्त था। वो देखिए अब चालू है, अब एक बार फिर से लाठीचार्ज, एक बार फिर से लाठीचार्ज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पर इस तरीके की जो हालात आप देखिए। एक बार फिर से आमने सामने, एक बार फिर से आमने सामने बीजेपी और शिवसेना के लीडर एक बार फिर से आमने सामने। जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं मुंबई पुलिस के वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शिवसेना अब बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है वो वहां पर नारायण राणे का जो घर है उसके घर के अंदर जाकर तोड़फोड़ जरूर करेगी। नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो बोल गए सो बोल गए, लेकिन उनको कहां मालूम था कि उनके बोलने से इतना बखेड़ा हो जाएगा। नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पत्थर चलने लगे, शिव सैनिकों ने नासिक में बवाल मचा दिया, डोंबिवली में पुलिस सहित शिव सैनिक भिड़ गए, अमरावती में शिव सैनिकों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, कालिक पोती और जितनी तोड़फोड़ कर सकते थे पूरी की। बीड में शिवसेना के समर्थक थाने में घुस गए, जमकर हंगामा किया। कल्याण में राणे के पोस्टर पर जूते टांग दिए गए, कुछ ने अपशब्द कहे, कुछ ने पोस्टर पर जूते बरसाए, कुछ ने कालिक पोती। कल्याण में भी ऐसा ही हुआ, पोस्टर पर जूते टांगे गए, पोस्टर फाड़े गए और पुतला फूंका गया।
पुणे में दफ्तर तोड़ा गया, औरंगाबाद में राणे के पोस्टर पर जूते की बरसात हुई, अकोला में गधे के ऊपर नारायण राणे की तस्वीर लगाकर घुमाया गया, बाद में राणे का पुतला भी फूंका गया। तो मतलब यूं समझिए कि 10 सेंटीमीटर की जुबान ने महाराष्ट्र को सुलगा दिया। हंगामा बरपा, अलग अलग जगह पर कई जगह राणे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नासिक की एक टीम राणे को गिरफ्तार करने भी निकली। गुने की जो व्यापकता है और उसकी जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने माननीय मंत्री महोदय के अटक के लिए पथक रवाना कर दिया है और माननीय मंत्री महोदय अभी रत्नागिरी के दौरे पर है, तो वहां पर हमारी टीम जो जा करके अटक की आगे की कार्रवाई करेगी। इधर पुणे में भी केस दर्ज हुआ है, तो पुलिस यहाँ भी इंतजार कर रही है। आमचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहेत। इन्व्हेस्टिगेशन जे काही घडेल त्याप्रमाणे पुढील कारवाई होईल। आपली पथकं गेले अटक करण्यासाठी ते इन्व्हेस्टिगेशनसाठी जे काही लागतात ते आमचे लोक सुरू आहेत। अब मामला ये है कि शिवसेना के समर्थक भी भड़के हुए हैं भयानक तौर पर। वो बीजेपी के दफ्तरों में हंगामा बरपाए हुए हैं और बीजेपी कह रही है कि जितनी भी ज्यादती हुई है इन सब का हिसाब लिया जाएगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसकी रिएक्शन आएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि बीजेपी भी अपनी तैयारी में है। जिस तरह से महाराष्ट्र की सड़कों पर हंगामा बरपा है, अगर इसके जवाब में बीजेपी वाले भी ऐसा ही बवाल कर दें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो मान के चलिए कि महाराष्ट्र की पुलिस का काम बढ़ने वाला है और शांति व्यवस्था बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। मुंबई से दिव्येश और कल्याण से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। नारायण राणे ने सोचा भी नहीं था कि उनके बयान से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। राणे बयान देकर अब गिरफ्तार हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी के पहले महाराष्ट्र की सियासत सुलग चुकी है। शिवसेना और एनसीपी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी और बीजेपी की मुश्किल ये थी कि वो राणे का समर्थन करे या फिर नहीं। आखिरकार बीजेपी ने राणे के बयान का तो समर्थन नहीं किया, मगर कहा कि वो राणे के साथ है। नारायण राणे के नाम का शोर पूरे महाराष्ट्र में मचा है। कुछ समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ के कंठ विरोध से कांप रहे हैं। कुछ समर्थन में तख्तियां लहरा रहे हैं, कुछ विरोध में तेवर दिखा रहे हैं। जय भवानी। तो राणे के नाम पर महाराष्ट्र में हंगामा बरपा है। तस्वीरें चिपलून की हैं, जहां अमरावती पुलिस राणे को हिरासत में लेकर अपने साथ ला रही थी। समर्थकों का सैलाब राणे के साथ सड़क पर था, लेकिन राणे ने धैर्य रखने के लिए कहा। राणे थाने पहुंचे, थाने में ही खाना खाया। मगर इस खाने के पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का खाना हराम हो गया था। सब सड़क पर थे, एक दूसरे के आमने सामने। बीजेपी के सामने संकट ये था कि वो नारायण राणे के अभद्र बयान का समर्थन करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। लिहाजा बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला कि उनके बयान का समर्थन तो नहीं है, लेकिन राणे का समर्थन है। उनके साथ बीजेपी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है। किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं, उन तरीकों से ही उसको व्यक्त किया जाना चाहिए।
लेकिन बीजेपी के समर्थन से पहले शिवसेना और एनसीपी ने तो राणे के साथ साथ पूरी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सबके जुबान पर एक ही राग था कि राणे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। एक मंत्री महाराष्ट्र में आकर राज्य के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देता है। क्या देता है? धमकी देता है कि मैं मारूंगा, मैं तो उनको मार लेता, उनको थप्पड़ लगाता। ये क्या प्रोवोक करते हैं क्या हमको? तो ऐसे है कि अगर कानून सबके लिए समान है, अगर इस प्रकार की भाषा कोई सामान्य व्यक्ति करता तो उनको तुरंत पुलिस पकड़कर जेल में डाल देते। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी के ऊपर 2-4 लाइन सोशल मीडिया पर लिखने वाले या कार्टून निकालने वाले, बयानों की ऐसी आंधी चली कि राणे के खिलाफ रण छिड़ गया। मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। हमें लगता कि ये मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी ने बीच का रास्ता जरूर निकाल लिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री और आरपीआई वाले आठवले ने नारायण राव राणे का समर्थन किया। नारायण राणे ने जो वक्तव्य किया है, ये वक्तव्य मतलब महाराष्ट्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मातोश्री छोड़कर बाहर ज्यादा आते नहीं है और लोगों की समस्या जानने की कोशिश होती नहीं है। इसीलिए ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इसी तरह की भावना उन्होंने रखी है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का अपमान करने की भूमिका उसमें नहीं थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी का अपमान करने की भूमिका उसमें नहीं थी। मुख्यमंत्री पद ऐसा है कि भाई नारायण राणे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के जतन किए थे, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। लेकिन अब राणे सरकारी मेहमान हैं। राणे की जुबान से निकले अल्फाज ने अघाड़ी सरकार को आहत कर दिया था, इसीलिए हंगामा ज्यादा बरपा। राणे का कहना और राणे को ही है अब सहना। लेकिन एक बात जरूर है कि यूं ही नहीं कहा गया कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। साहिल जोशी, सौरभ बख्तानी और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है और पटाखे फोड़े हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किस तरह से जश्न मनाया है, आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरह की टिप्पणी नारायण राणे की ओर से की गई थी, उसके बाद से ही शिवसैनिक लगातार अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की खबरें भी हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाई। और ये तस्वीरें नारायण राणे को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शिवसैनिक बाहर निकले और जमकर उनकी गिरफ्तारी पर जश्न मनाया गया है। तो एक तरफ शिवसैनिक जश्न मना रहे हैं नारायण राणे की गिरफ्तारी पर, आप देख पा रहे हैं किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जमकर मिठाइयां भी बांटी गई हैं वहां पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने जो मिसयूज किया है, पुलिस का मिसयूज करके, पावर का मिसयूज करके, आज शिवसेना सरकार, ठाकरे सरकार ने जो केंद्रीय मंत्री नारायण राव जी राणे साहब को अटक किया है, ये पूरी तरह नाइंसाफी है, पूरी तरह गलत है और जनता इसका जरूर जवाब देंगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते पे उतर के इसका जवाब जरूर देंगे। तो अब टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी के समर्थक है तो वहीं दूसरी तरफ शिवसैनिक आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शिवसैनिक जश्न मना रहे हैं तो बीजेपी इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे से आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए नारायण राणे की ओर से क्या जवाब मिला है। राणे साहब, ये जो आपको अरेस्ट हुई है और जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आप कान के नीचे बजाएंगे, उसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई। उनका कहना है कि इसके वजह से दो समूहों में तेढ़ निर्माण हो सकती है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, उसके वजह से ये गिरफ्तारी हुई। क्या कहना है आपका? मैं कोई उसको अभी थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कहा
स्वतंत्र दिन की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं है, तो उस दिन में होता, उस स्वतंत्र दिन के दिन होता तो मैं वही थप्पड़ मारता कि उनको हमारे राष्ट्र की आजादी का तारीख मालूम नहीं, साल मालूम नहीं। उस दिन होता तो अभी मारूंगा ऐसा नहीं कहा, तो इसमें क्राइम नहीं होता। ये है जबरदस्ती मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे को कुछ मेरे जीवन को धोखा निर्माण करने का काम पुलिस लोग कर रहे हैं। 4 एफआईआर आपके खिलाफ हुई है जी। 4 एफआईआर आपके खिलाफ की गई, 4 एफआईआर आपके खिलाफ की गई है, क्या कहेंगे आप? सो करेंगे, उसके हाथ में कानून ही है, सो करेंगे। अरे मगर उसका बच्चा मुख्यमंत्री का सुशांत के केस में था, दिशा सालियन के था, उसको बचा है ना। क्या केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा आपको लगता है इसके बाद में? राज्य क्या संघर्ष हमारे से करेगा, केंद्र से कुछ कर नहीं सकता। अब इसके आगे की लड़ाई किस तरीके से होगी? अब आपको जो गिरफ्तारी की गई है, अब इसके आगे की लड़ाई किस तरीके से होगी? आप केंद्रीय मंत्री है, उसके बावजूद ये गिरफ्तारी हुई है। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। जो जिस तरह के कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है वो मैं देख रहा हूँ। कानून व्यवस्था के मुताबिक मैं जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो पुलिस ऑफिसर है और जो इसके पीछे है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करूंगा भाई। क्या केंद्र के से आप गुजारिश करेंगे कि सरकार पर कार्रवाई हो जाए? किसी तरीके से असंवैधानिक कहा गया आपके अरेस्ट को आपके पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी मैं काफी इसमें हो काम हमारे साथी लोग के साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये नारा आज दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गूंज उठा। जैसे ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप दिल्ली के एयरपोर्ट से बाहर आए, सैकड़ों सिखों के चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ी। गुरु ग्रंथ साहिब को विशेष पालकी में एयरपोर्ट से लाया गया और गुरु अर्जन सिंह गुरुद्वारे में हुई उनकी स्थापना। देश की राजधानी दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह के जयकारों से गूंज उठा। जैसे ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को सिर पर उठाए श्रद्धालु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकले, वहां मौजूद हजारों के हुजूम में खुशियां फैल गई, नारेबाजी होने लगी। एयरपोर्ट के बाहर गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों पर श्रद्धालुओं ने छतरी तान दी। जय जयकार और हर्षोल्लास के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को एक विशेष बस में श्रद्धा पूर्वक रखा गया। इस बस को दिल्ली के जनकपुरी के गुरु अर्जन देव गुरुद्वारा के लिए रवाना किया गया। यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बड़ा दिन है सिख जो समुदाय है उसके लिए भी। आपको हम अंदर की भी तस्वीरें कोशिश करते हैं दिखाने की कि किस तरीके से जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको निशान साहब के अंदर जो कि खास बस है उसके अंदर रखा गया है। पूरी जो मर्यादा है वो उसका पालन किया गया है, फूलों से सजाया गया है। इस को पंच प्यारे जो कि धार्मिक तौर पर किसी भी धार्मिक प्रोसेशन को, किसी भी जुलूस को आगे से हेड करते हैं, वो भी बुलाए गए थे। इससे पहले एयर इंडिया का AI 1956 विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंचा। इसी में 3 सिख गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एयरपोर्ट के भीतर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी नेता RP सिंह और V मुरलीधरन भी थे। इन तीनों ने गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को अपने सिर पर रखा। श्रद्धा पूर्वक गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को लेकर ये तीनों एयरपोर्ट के बाहर तक आए। एयरपोर्ट से सिख श्रद्धालुओं का जत्था गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जनकपुरी के गुरु अर्जन देव जी के गुरुद्वारे के लिए रवाना हो गया।
गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूपों को लेकर सैकड़ों सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंचे। पंच प्यारे सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे छत्र के नीचे श्रद्धा पूर्वक गुरु ग्रंथ साहिब चल रहे थे। गुरुद्वारे में शबद कीर्तन चल रहा था। श्रद्धालु गुरु की प्रार्थना में डूबे हुए थे। ऐसे ही श्रद्धापूर्ण माहौल में गुरुद्वारे के भीतर गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों स्वरूपों को बहुत ही अदब के साथ स्थापित किया गया। आज सुबह ही अफगानिस्तान के काबुल से यहाँ भारत में गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियां पहुंची। उसके बाद यहाँ आज दिल्ली के जनकपुरी इस गुरुद्वारे में लाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि वो तीनों प्रतियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इन तीनों प्रतियों को यहाँ पर रखा गया है। दरअसल अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, सिचुएशन है, वैसे में इन प्रतियों के साथ अफगानिस्तान के रहने वाले जो सिख हैं वो भारत पहुंचे और अपने साथ इन प्रतियों को लेकर के आए हैं। आज सुबह केंद्रीय मंत्री के जरिए इन तीनों प्रतियों को रिसीव किया गया और उसके बाद इस गुरुद्वारे जो कि जनकपुरी में गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में इन तीनों प्रतियों को रखा गया है। ऊपर का जो हिस्सा आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो पालकी है, इस पालकी में इन तीनों प्रतियों को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पूजा पाठ किया जाएगा, साथ ही अरदास की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि दिल्ली और आसपास से जुड़े हुए जो सिख समुदाय से जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनकी तरफ से यहाँ पर अरदास की जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के बाद सिख श्रद्धालुओं के दिलों को जैसे करार आ गया है। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अफगानिस्तान के काबुल से और जलालाबाद से लाई गए स्वरूप हैं। इनको यहाँ पे जो स्थापित मर्यादा है हमारी, उसके मुताबिक उनको लाया गया। 5 प्यारों के अगुवाई में और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को चवर करते हुए, सेवादार कीर्तन करते हुए, उनकी उपमा और वडियाई करते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। 2 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप विश्राम के लिए अपने स्थान पर चले गए, सुखासन जिसको कहते हैं, और 1 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रकाश के लिए उनको वो अपने स्थान पर सुशोभित होकर संगतों को दर्शन दीदारे दे रहे हैं। केंद्र सरकार अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों को भारत लाने के प्रयासों में जुटी है। जो लोग भारत पहुंचे हैं वो भी केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों के सकुशल भारत आने पर सिखों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। देर रात तक पवित्र ग्रंथ की कुछ और प्रतियां भी आ सकती हैं। कुमार कुणाल, अनीशा माथुर और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म में सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसे कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। गुरुद्वारे में इसे ऊंचे तख्त पर रखा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब एक तरह सिखों की आचार संहिता है जिसमें सच्चाई, शांति और भाईचारे का संदेश है। सिखों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है गुरु ग्रंथ साहिब? आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में 10 बड़ी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। एक एक करके आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक के भजनों का संकलन है। जो 10 महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके लिए जानकारी रखनी जरूरी है। गुरु नानक देव के भजनों का संकलन है। आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी बात हम आपको दिखाने जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में 32 हिंदू मुस्लिम संतों के भी भजन हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। 27 अगस्त 1604 को अमृतसर के हरमंदिर साहिब में स्थापना की गई थी। 30 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहिब में पहला प्रकाश सामने आया था। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर से 116 शब्द जोड़े थे इसमें, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब हैं। 1430 पेज हैं इसमें। गुरु ग्रंथ साहिब में 2000 से ज्यादा भजन शामिल हैं। पहली पंक्ति, एक ओंकार यानी ईश्वर एक है, जिसका जिक्र इसमें किया गया है। जहां गुरु ग्रंथ साहिब विराजते हैं उसे कहते हैं गुरुद्वारा। ये 10 बड़ी बातें जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी था और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान से सिर पे माथे पर उसको लेकर आया गया और यहां पर भी जिस तरह की तस्वीरें देखी वो अपने आप में अद्भुत रही। अफगानिस्तान में सिख धर्म की स्थापना खुद 16वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने ही की थी।
गुरु नानक देव खुद अफगानिस्तान पहुंचे थे, वहां शांति और भाईचारे का संदेश दिया। 5 सदी बाद तालिबान राज में हालात ये हो गए हैं कि एक एक सिख भारत आने के लिए छटपटा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की धरती तो गुरु ग्रंथ साहिब से भी खाली होने वाली है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक में ना तो जान ही सुरक्षित थी और न ही धर्म। यही वजह है कि सिखों को जान से ज्यादा चिंता अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की थी। सिख श्रद्धालु इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। कंधार का गुरुद्वारा एक जो कंधार का गुरुद्वारा है वहां से आए हैं, एक जो चकमनी साहिब गुरुद्वारा वहां से आए हैं। जो गुरुद्वारे लॉक कर दिए गए हैं वहां पे, उन गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप आए हैं। काबुल में कारते प्रवान गुरुद्वारा जो है, वहाँ पे अभी भी रोजाना मर्यादा की तरह प्रकाश किया जा रहा है और वहाँ पे सेवा संभाल की जा रही है। अभी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के और स्वरूप है। आज रात की फ्लाइट से 2 स्वरूप और कुछ लोग भी आ रहे हैं। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो कह रहे हैं हम सेवा संभाल के लिए यहीं रुकेंगे, चाहे मर जाएं, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लाने वाले ये 3 लोग कुलराज सिंह, हिम्मत सिंह और धर्मेंद्र सिंह हैं। भारत सरकार और एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सेना की मदद से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये वो 3 लोग हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब की लिपियां अपने हाथ में उठाकर लाए थे, इसलिए इन्हें वीआईपी लाउंज में रखा गया था। मिनिस्टर्स वगैरह से भी ये लोग मिले और उसके बाद सारा पेपर वर्क खत्म करके ये लोग अब बाहर आ गए हैं और ये लोग अब आगे अपने परिवार, जो उनके फैमिलीज यहाँ पे हिंदुस्तान में कई सालों से रह रही हैं, उनके पास जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की ये प्रतियां पहली बार भारत आई हैं। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब की कुल 13 प्रतियां अफगानिस्तान में थी, जिनमें से 7 को पहले ही भारत लाया जा चुका है। 25 मार्च 2020 को काबुल के गुरुद्वारा हर राय साहिब में ISIS ने हमला कर दिया था। इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पवित्र ग्रंथ की 7 प्रतियों को भारत लाया गया था। आज गुरु ग्रंथ की 3 प्रतियों को काबुल, जलालाबाद और गजनी से लाया गया है। अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहिब की अब सिर्फ 3 प्रतियां बची हैं, उन्हें भी भारत लाया जा रहा है। तालिबान के खौफ के बीच सोमवार को 78 लोगों को काबुल से दुशांबे पहुंचाया गया था। ये सभी लोग आज गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। अभी भी करीब 200 भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं। 225 लोग और वहाँ पे हैं। कल 75 लोगों को निकाल के दुशांबे भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हम नाकाम रहे क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग हो गई और उस फायरिंग के चलते उन लोगों को वापस गुरुद्वारे ले जाना पड़ा। इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये मैं अभी डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय द्वारा भी और विदेश मंत्रालय द्वारा भी आश्वासन दिलाया गया कि जो भी लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे उन सब भाइयों को वो सेफली वहां से इवैक्यूएट करने की हर कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान से सिख धर्म का सदियों पुराना रिश्ता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव 16वीं सदी में अफगानिस्तान पहुंचे थे। वहां उन्होंने शांति और भाईचारे का संदेश दिया था। इसके साथ ही अफगानिस्तान में सिख धर्म की नींव पड़ी थी, लेकिन तालिबान राज में अफगानिस्तान की शांति छिन चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब भी अब अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। अनीशा माथुर के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।